हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि 45 को। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे ऊतकों की, बात करेंगे हम टिश्यूज़ की, और टिश्यूज़ में हम परमानेंट टिश्यूज़ यानी कि स्थायी ऊतक है उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 45 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 45 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 16 अक्टूबर 2020, 16 अक्टूबर 2020। उत्तक, सरल स्थायी उत्तक की बात करेंगे और उसमें हम पेरेन्काइमा को विशेष तौर पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये उत्तक क्या होते हैं। आपके शरीर में, मेरे शरीर में, सबके शरीर में उत्तक होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको टिश्यूज़। ओके, टिश्यू क्या होते हैं? हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है, और कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना एक जैसी हो, संरचना यानी कि बनावट, स्ट्रक्चर एक जैसा हो, और जिनका कार्य एक जैसा हो, उनके समूह को हम उत्तक बोलते हैं। ओके, तो जो सेल का ग्रुप होता है, ये कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना और कार्य एक जैसे हो, तो ऐसे समूह को हम उत्तक बोलते हैं। और ये उत्तक होते हैं हमारे शरीर में, टिश्यूज़ होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। यानी कि एक ग्रुप है वो अलग कार्य करेगा, दूसरा जो ग्रुप है वो अलग कार्य करेगा। ओके, तो ये उत्तक होते हैं। हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में? सरल स्थायी उत्तक के बारे में। यानी कि जो स्थायी उत्तक है वो उत्तक दो प्रकार के हो सकते हैं। सरल स्थायी उत्तक हो सकते हैं और जटिल स्थायी उत्तक हो सकते हैं। तो आज हम सरल स्थायी उत्तक पढ़ेंगे और उसमें हम पेरेन्काइमा है विशेष तौर पर उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर जैसे कि दो करैक्टर आपकी साइंस की वर्कशीट में दिए होते हैं, ज्ञान और जिज्ञासा। तो ज्ञान का यहाँ पर क्वेश्चन है कि विभ्यजोतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिका का पौधे में क्या होता है। विभ्यजोतक उत्तक है जो हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि उनके द्वारा जो बनाई गई कोशिका का पौधे में क्या होता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो विभ्यजोतक जो उत्तक होते हैं, यानी विशेष प्रकार के उत्तक हो गए विभ्यजोतक उत्तक, तो उनके द्वारा जो बनाई गई कुछ कोशिकाएं होती है वो क्या होता है। जैसे हमने विभ्यजोतक उत्तक की बात की थी कि इनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? वो विशेषता ये होती है कि ये कीप डिवाइडिंग, यानी कि अपना विभाजन करते रहते हैं। लेकिन इनका जो विभाजन है एक विशेष प्रक्रिया के बाद क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपस में जो इनके टुकड़े होते रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये कोशिका एक विशिष्ट प्रक्रिया, यानी कि एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे हम विभेदीकरण कहेंगे, उसके द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। यानी कि ये विभ्यजोतक जो उत्तक है ये स्थायी उत्तक तो नहीं होते, लेकिन ये इनकी विशेषता ये होती है कि ये विभाजित होते रहते हैं, जैसे आपस में ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसी कारण पौधे हैं वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन इनकी भी एक लिमिट होती है, कुछ समय के बाद ये विभाजन नहीं करते। ओके, और ये कोशिकाएं फिर क्या होता है, एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करने लगती है। और जो विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ये स्थायी उत्तक बनते हैं उसको हम बोलते हैं विभेदीकरण। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विभेदीकरण क्या है, कि विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभ्यजोतक उत्तक की कोशिकाएं स्थायी उत्तक का निर्माण करती है, तो उसे हम बोलते हैं विभेदीकरण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि विभेदीकरण क्या है? क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि विभेदीकरण क्या है, कि एक समय के बाद जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं विभाजन प्रक्रिया बंद कर देती है और एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा स्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। इसे बोलते हैं विभेदीकरण। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया विभेदीकरण। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कोशिका है कोई विशेष कार्य करने के लिए जब स्थायी रूप और आकार ले लेती है तो उसे विभेदीकरण कहेंगे। जैसे ये पहले थी, ये कोशिकाएं पहले क्या थी? ये अस्थायी थी। अस्थायी थी ना, क्योंकि इनका जो स्थायी होती है उनका आकार स्थायी होता है, निश्चित होता है, लेकिन पहले इनका आकार स्थायी नहीं था। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका स्थायी रूप और आकार लेने लगती है उसको हम बोलते हैं विभेदीकरण। ओके, डिफरेंशिएशन इंग्लिश में बोलेंगे इसे। यानी कि पहले वो स्थायी नहीं थी, अब उनका आकार फिक्स हो जाएगा। ओके, और स्थायी उनका रूप हो जाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम विभेदीकरण कहेंगे। इसके कारण क्या होता है कि एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति और आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। अब क्या होगा कि एक सामान्य कोशिका थी पहले, अब अलग अलग उनका आकृति आकार हो जाएगा, लेकिन होगा फिक्स, निश्चित होगा, और अलग अलग कार्य करने के लिए वो उत्तकों का निर्माण करने लगती है। ओके, तो ये विभेदीकरण के बाद होता है।
और इस प्रकार पादपों में भी स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक पादप में ऐसे ही बनते हैं, कोशिकाओं के विभेदीकरण के बाद ही स्थायी उत्तक बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। अब जो ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित रूप होता है, वो परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। और परमानेंट टिश्यूज जो पौधों में, पादपों में होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। पहला तो सरल स्थायी उत्तक होगा और दूसरा होगा जटिल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक होता है उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती है, इसलिए उसको सरल बोलते हैं, सिंपल। और जबकि जो जटिल स्थायी उत्तक होता है उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो इसलिए उसको जटिल बोल देते हैं। तो आज हम सरल स्थायी उत्तक उसको थोड़ा और समझेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि आपको विभेदीकरण समझ में आया? विभेदीकरण का मतलब है कि जब कोशिका एक निश्चित रूप या आकार लेने लगती है तो ये प्रक्रिया विभेदीकरण कहलाती है, और इसी प्रक्रिया से स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। क्लियर? अब स्थायी उत्तक है वो दो प्रकार के होते हैं, सरल जिनमें एक ही कोशिका होती है और जटिल जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है। अब जो सरल उत्तक है, सरल स्थायी उत्तक है, वो तीन प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। उसमें पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और जो तीसरा है वो स्केलेनकाइमा है। ओके, तीन प्रकार के हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तीन प्रकार के हो गए ना। इसमें हम पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा को हम पेकिंग उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेकिंग उत्तक। पेकिंग उत्तक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पौधे में जो आधारीय पेकिंग है वो कार्य करते हैं, आधार का निर्माण करते हैं ये, इसलिए इनको बोलते हैं हम पेकिंग उत्तक। अब जो पेरेन्काइमा ये कहाँ मिलता है पौधे में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पत्तियों के अंदरूनी सतह पर जो लेयर बनी होती है ना, ऊपर की लेयर को छोड़ के नीचे जो बीच में है वहाँ पर मिलते हैं, तने में मिलते हैं और जड़ है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये पेरेन्काइमा। ओके, इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो जो कवर कह लीजिए वो बहुत पतला महीन होता है। ये कोशिकाएं बंधन से मुक्त होती है और इनके बीच में काफ़ी स्थान पाया जाता है जिसको अंतराकोशिक स्थान बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो बीच में ये स्थान है, तो इसे अंतराकोशिक स्थान बोलते हैं। पेरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है और इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ भी होती है जो जल और भोजन को एकत्रित करती है। इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रसधानियाँ होती है जिनमें जल और भोजन है वो दोनों स्टोर होते हैं। तो समझ में आया कि पेरेन्काइमा क्या है? सरल स्थायी जो उत्तक है उसका एक प्रकार है। ओके, और इसको हम पेकिंग उत्तक भी बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है? पत्तियों में, तनों में और जड़ों में पाया जाता है। ओके, अब पेरेन्काइमा है, इसके भी कई प्रकार बने हुए हैं। हालांकि है तो एक जैसे ही कार्य, इसके पौधे को आधार देना इसका कार्य है और साथ ही साथ ये आधारीय पेकिंग का भी काम करते हैं। भोजन और जल को स्टोर भी पौधे में इसी के कारण होता है। तो इन कोशिकाओं का, इन उत्तकों का कार्य होता है पेरेन्काइमा उत्तक का। अब पेरेन्काइमा उत्तक है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। उसी अंतर के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। इसमें कुछ पौधों के जो पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ओके, पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो इसलिए क्लोरोइनकाइमा भी बोल दिया जाता है। जैसे ये है क्लोरोइनकाइमा कि यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल है पेरेन्काइमा में पाया जाएगा तो उसको बोल दिया कोलेनकाइमा। ओके, और ये जो क्लोरिनकाइमा है ये प्रकाश संश्लेषण में संपन्न होती है प्रक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण आपको अच्छे से पता होगा कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य की धूप का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। ओके, तो अब जो पेरेन्काइमा है वो दो प्रकार की होगी। क्लोरिनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और दूसरा है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा होता है जलीय पौधों में। ठीक है, तो यहाँ तक हमें इतना ही समझना है कि पेरेन्काइमा है उसके भी आगे प्रकार है क्लोरिनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और एरेन्काइमा जो जलीय पौधों में पाया जाता है। क्लियर? तो अब हमने पढ़ा समझा कि काफ़ी कुछ हो गया, छोटे छोटे हमारे कंसेप्ट्स थे। हमने समझा सबसे पहले कि विभेदीकरण क्या होता है। विभेदीकरण से जो कोशिकाएं हैं वो अपना निश्चित रूप और आकार लेती है और स्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। फिर अब बात आई कि स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सरल हो सकते हैं और ये जटिल हो सकते हैं। सरल में एक कोशिका होती है और जटिल में बहुत सारी कोशिका होती है। फिर बात आई कि सरल कोशिका जो सरल उत्तक है, सरल स्थायी उत्तक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
इनमें से जो पेरेन्काइमा है उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि इसको पेकिंग उत्तक भी बोलते हैं, ये पत्तियों में, तनों में, जड़ों में पाया जाता है, ये पौधे को आधार प्रदान करता है। फिर हमने पेरेन्काइमा के भी दो जो प्रकार है उसकी बात की कि जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरेन्काइमा बन जाता है, और जो जलीय पौधे हैं वहाँ पर एरेन्काइमा होता है। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो पादपों में 2 प्रकार के स्थायी उत्तक होते हैं, उनके नाम है सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं, कि किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। यानी कि जब स्थायी रूप और आकार ले लेती है तो ये जो प्रोसेस है वो विभेदीकरण कहलाती है, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि पेरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषता बतानी हमें और 2 ही उसके कार्य बताने हैं। तो पहली विशेषता ये है कि इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, दूसरा इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है, और इसके कार्य होते हैं ये पौधों को आधार प्रदान करते हैं, दूसरा ये भोजन का, जल का भंडारण भी करते हैं। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया कि पौधे में पेरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पेकिंग उत्तक क्यों कहते हैं। तो पौधे में पेरेन्काइमा उत्तक जो है वो पत्तियों के अंदरूनी सतह, यानी कि सिर्फ आप पत्तियां भी लिख सकते हो, पत्तों में, तनों में और जड़ों में पाए जाते हैं। अब ये पेकिंग उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पौधे में आधारीय पेकिंग का काम करते हैं, आधारीय पेकिंग का काम करते हैं, इसलिए उन्हें पेकिंग उत्तक भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। जब भी आप कमेंट करते हो काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी बनी रहती है, ऐसा लगता है कि हम जिन स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।